पहले जितने भी पब्लिश हुए हैं ना कंटेंट, उन सबको कभी गूगल ने इसको वो किया। अब हम आते हैं कॉलोनीज स्टडी। सही है। इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल्स है ना एसईओ के, वो रिफ्रेश होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। अच्छा, आवाज यहाँ पे क्लियर है ना अदनान? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। सही है। हाँ मतलब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। ब्रांड अपना प्रोडक्ट लिस्टिकल बनाते हुए खुद को फर्स्ट पोजीशन के अलावा कैसे रखें? ब्रांड्स को ऐसे लिस्टिकल बनाने ही नहीं चाहिए, वो मैनिपुलेशन है। चलें, अब यहाँ से जो है हम कॉलोनीज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन टेक्निक वो है, छोटी सी एक टेक्निकल वो चीज़ है। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, वो होता है जो आप लोगों ने हमेशा सुना है कि पेज रैंक। सही है। पेज रैंक क्या होता है? वो पेज लेवल है, डोमेन लेवल नहीं है। समझते हैं ना डोमेन क्या है? पेज लेवल इज नॉट अ डोमेन लेवल। अब पेज रैंक, सॉरी, पेज रैंक लेवल इज नॉट अ डोमेन रैंक लेवल। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूँ। PR, DR और DA। सही हो गया भाई? पेज रैंक जो है वो आप लोगों को पता है, और DR और DA जो है वो भी आप लोग को पता है। इसकी हम इसमें जानना की हमें ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसका जो पेज है, उसमें हर पेज जो है ना अपनी अथॉरिटी जो है ना खुद जमा करता है। उसकी अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है। डोमेन सिर्फ एक बेस लाइन देता है, समझ रहे हैं? क्या डोमेन सिर्फ एक बेस लाइन देता है। इसी वजह से लो डीए वेबसाइट का कोई एक पेज किसी हाई डीए साइट को स्पेसिफिक क्यूरी पर बीट कर सकता है। समझ आई बात? मतलब कि एक वेबसाइट है जिसका डीए जो है ना, डोमेन अथॉरिटी, वो लो है, लेकिन एक पेज उसको पर है जो कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका डीए जो है ना वो हाई है उसके मुकाबले में। सही है। वो एक फला स्पेसिफिक क्यूरी को करना, उस हाई डीए वाली साइट को ना नीचे फेंकता है और खुद ऊपर आके बैठा होता है, जो आप लोगों ने हमेशा बहुत दफा देखा होगा, बहुत दफा। अब इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो गूगल जो है ना, वो इस चीज़ को आप समझ लें कि गूगल कंटेंट एप्रिसिएशन इंजन नहीं है। यानी कि वो एक ऐसा सर्च इंजन नहीं है जो सिर्फ कंटेंट को अप्रिशिएट करे और उसको रैंक कर दे। सही है। गूगल बेसिकली क्या होता है कि गूगल आपकी जो ग्रामर है या वोकेबलरी है ना, उससे बिल्कुल भी नहीं चेक करता।
ये नहीं देखता आपके कंटेंट के अंदर जो आपने ग्रामर लिखी है। ये मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे आप लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा भी है। तो क्यों है कि गूगल जो है ना सिर्फ आपकी जो कंटेंट होता है ना उसकी यूटिलिटी को चेक करता है, और यूटिलिटी का पता एक्सटर्नल जो सिग्नल्स मिलते हैं ना गूगल को, उससे पता चलता है गूगल को आपकी यूटिलिटी कितनी स्ट्रांग है उस कंटेंट के अंदर। एक्सटर्नल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्लिक, दूसरा बैंक लिंक, तीसरा डुवेल टाइम। समझ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंट चीजें गूगल के लिए क्या है? उस कंटेंट या उस पेज का ऊपर आने वाले क्लिक्स, उस पेज पे हुए हुए बैकलिंक्स, और डुवेल टाइम। ये तीनों चीजें आपको पता है ये होती क्या है, सही है ना? अब कॉलोनीज जो एसईओ मेथड है ना, उसके अंदर जो है ना वो होता क्या है, उसके वो बहुत सिंपल मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। सबसे पहली चीज, आप जो है ना ऑल्सो आस्क डॉट कॉम पे जाएं। ऑल्सो आस्क डॉट कॉम पे जाएं, सही है। और आप यहाँ पे आपने क्या करना, फर्ज के तौर पे आपकी, आपने यहाँ पे अपनी इसे निश को सर्च करना। अब लेट्स सपोज आपकी निश है फर्ज के तौर पे स्लीपिंग टूल। अब आपने ये सर्च किया, सही है। थोड़ा सी करना पड़ेगा। आपने अपनी निश यहाँ पे सर्च की, सही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास वो क्वेश्चन आ, अच्छा यहाँ पे आप मेक श्योर कर लेना आपकी कंट्री जहाँ टारगेट कर रहे वो होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें जो है वो डिफॉल्ट रहने दें। अगर कंट्री तो नॉन इंग्लिश है तो यहाँ पे आपकी जो भी इंग्लिश है वो सेट कर लें। अब ये आपके पास क्वेश्चंस आ गए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग आपकी नीड से रिलेटेड गूगल पे सर्च कर रहे हैं, सही है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि लोग, आपने देखा होगा गूगल ने अभी एफएक्यू का सीन जो है वो खत्म कर दिया है। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने कॉलोनी बनानी है क्वेश्चन से। गूगल बेसिकली क्या चीज़ पसंद करता है, वो एक सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर, सही है। अब आपने, और इस कोई भी जो है ना इसको कर, आपने स्पैम नहीं करना, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से यूज करना। जो स्पैम करेगा वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अब आपने क्या करना, आपने अपना नीच सर्च की, ये क्वेश्चंस आ गए। अब ये एक सवाल है, लेट्स सपोज व्हाई कांट आई फाइंड द स्लीपिंग टूल। आपने इसको किया गूगल पे सर्च। अब आपने इसको जब गूगल पे सर्च किया तो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्या किसी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसने इस क्वेश्चन को, ये एज इट इज जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, इसको अपने टाइटल में
यह यूआरएल में टारगेट किया, तो आपने बोला नहीं, आपने देख लिया नहीं, मेजरली होते भी नहीं, सही है। आपने इस क्वेश्चन को कॉपी किया और आप आ गए परप्लेक्सिटी में। और परप्लेक्सिटी में आने के बाद एक आपने इस क्वेश्चन को आपने पेस्ट किया, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आए और आप इसको बोलो कि भाई राइट 120 वर्ड्स ऑफ आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन एज अ फर्स्ट पर्सन इन इजी ग्रेड 8 इंग्लिश। अगर ये ऐसा दे दे, आप इसको बोलो आई वांट 120 वर्ड्स। अब इसने आपको जो आंसर लिख के दिया वो एज अ फर्स्ट पर्सन दिया, क्या बोलते हैं, आई थिंक आई कैन find a snipping tool because Windows has changed where it is or how it is work. Sometimes the name is different or it is replaced by another screenshot. Other times the shortcut is changed. So I should try pressing Windows key plus Shift plus S to see if a snipping bar acts. If I still don't see, I can open. सही है। अब हमें इससे जो है ना ऐसा जवाब भी नहीं चाहिए। इसको आप भले उर्दू में बोल दें या जैसे आप इसको बोलें कि मुझे ऐसा जवाब इंग्लिश में लिख के दो जो ऐसा लगे मैंने खुद एक्सपीरियंस करके ट्राई किया है। हाँ, अब ये देखें, अब इसमें बोला आई couldn't find the snipping tool at first and it really confused me. I clicked on the then I tried snip and sketch and the different app open screen, so I realized Windows had changed it. After that I tried the window की shift। सही है। अब इसने दे दिया आपको आंसर इस पे एज अ फर्स्ट पर्सन। ये हमारा क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के अंदर आके आपने कैटेगरी बना लेनी है, स्टैंड अलोन एफएक्यू। सही है, सिंपल खाली एफएक्यू की बस। और आपने ऐड पोस्ट में आना है। मैं ये चीज़ फिर से बता दूं, स्पैम किसी ने भी नहीं करना है इसको उठा के। स्पैम करोगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पोस्ट इधर आपने नहीं डाला, इसने आपको ये दिया, यहाँ पे आपने इसको थोड़ा पैराग्राफ में चेंज किया बस। आप यहाँ पे आएंगे पोस्ट में, मेक श्योर आपका सिलेक्ट यही होना चाहिए, आपका सिलेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए जो है, और H1 भी वही होना चाहिए। और यहाँ पे FAQ में आपने इसको उठाया और फोकस कीवर्ड में इसको ऐड किया, पब्लिश।
बस। अब आपने क्या करना कि आपने क्या किया, ऑल्सो आस्क डॉट कॉम पे गए, वहां से आपने नॉन कॉम्पिटिटिव सवाल जो है वो निकाले, उसको चेक किया कि वो एग्जैक्टली ऐसा ये सवाल है, इसको एग्जैक्टली किसी ने इस पर कॉन्टेंट तो नहीं बनाया हुआ। कि चेक करने का तरीका ये है कि इसकी हेडिंग में एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना हो और एग्जैक्टली इसके सिलेक्ट में ना हो। फिर आप मैं परप्लेक्सिटी या क्लाउड या चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे जो है ना ह्यूमनाइज कर रहे हैं मैनुअली, और आप उसे एज अ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आप लिखें। सही है। फिर आपने एक डेडिकेटेड सब फोल्डर बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया, FAQ के नाम से बना लें या को Q&A के नाम से बना लें, ऐसे बना लें। सही है। अब 2026 की जो अपडेट्स आई, अगर हम उसके हिसाब से अपडेटेड, मैं इसके अंदर आपको एक बात बताऊँ, उसके हिसाब से अब बैच में 25-30 पेजेस अगर आप एक साथ पब्लिश करेंगे तो क्या हो गया, कंटेंट स्केल अब्यूज। अब रोज आपने या हफ्ते में जो है ना 3 से 5 पेज, हफ्ते में आप 3 से 5 बना लें, बस ज़्यादा नहीं। और हर एक मेन, एक जो हर एक के अंदर ना ये होना चाहिए कि एक यूनिक चीज के साथ बना है। तो अब आपने ऐसा, आप कंटेंट आपने ऐसे बनाना है, यानी कि आपने एक बनाया है, वो FAQ गूगल को भी पता है, सिंपल आपने क्वेश्चन का सिंपल डायरेक्ट आपने एक आंसर दे दिया, खत्म बात। अब उसको बना के आप छोड़ दें, 24 से 48 घंटे आप वेट करें कि ये पेज इंडेक्स हुआ या नहीं हुआ। अगर वो इंडेक्स भी हो गया, जैसे ये, आप चेक कर लें उसको। अब जैसे ये इंडेक्स हो गया ना, ये देखिए, ये इंडेक्स हो गया, 1 डे अगो मैंने डाला था, अब ये इंडेक्स हो गया। अब इंडेक्स होने के बाद आप वेट करें दूसरी एक्टिविटी का। दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, आप सब अपने इसमें आए, एक फिल्टर में आएंगे, पेज में आएंगे, और यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपके पास एक क्लिक भी अगर आ गया, क्या, एक भी क्लिक आ गया, तो इसका ये मतलब है कि आप गूगल के क्लिक जोन में आ गए हो इस पेज के ऊपर। सही है। अब आप जब किसी पेज के क्लिक जोन पे आ जाते हो ना, कि आपके किसी पेज पे एक भी क्लिक आ रहा है महीने का, तो वो गूगल उसको अथॉरिटी मानता है। क्यों, मैंने ऊपर क्या बताया कि गूगल आपका जो कंटेंट है ना, उसकी ग्रामर या वोकेबलरी नहीं देखता, वो उसकी यूटिलिटी को चेक करता है, और यूटिलिटी को चेक करने के लिए उसके एक्सटर्नल 3 सिग्नल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है क्लिक, फिर होता है बैकलिंक, फिर होता है डुअल टाइम। अब जब आपके पास इस पर क्लिक आ गया ना, तो अब आप क्लिक जोन के अंदर आ गए। जब आप क्लिक जोन के अंदर आए ना, तो यूजर आपके क्वेश्चन को पढ़ के अब बैठेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर दिया। जब वो बैठेगा तो आपके पास ड्यूअल टाइम आएगा, ड्यूअल टाइम जब आएगा तो आपके उस कंटेंट को बैकलिंक भी मिलेगा। तो बैकलिंक और ड्यूअल टाइम पे जाने से पहले अगर आपके पास क्लिक आ जाता है, तो आप जब आप अथॉरिटी जोन, आप क्लिक जोन में आ जाते हो, तो गूगल ने आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब आपके पास एक क्लिक आ गया इस वाले पेज पे, फिर आपने बनाया दूसरा पेज, जो हमने ये वाला बनाया, और इस पे भी आप क्लिक आने का वेट करें। अब जब उस पे भी क्लिक आ गया, एक भी आ गया, इन दोनों पेज को, जो पेज ए है और जो पेज बी है, आप उसको एक दूसरे से लॉजिकली कहीं ना कहीं पे इंटरलिंक कर दो। अब इसी तरह से आप ऐसे छोटे छोटे FAQs रिलेटेड टू योर निश बनाते रहें। बनाते हुए आपके पास, आप ये देखेंगे कि आपके पास क्लिक्स आना स्टार्ट हो गए।
अब ये जो पेज होंगे ना आपके, ये वो पेज आपके नहीं जो कि मनी पेजेस कहलाएंगे। इनको पर आपके पास क्लिक्स आएंगे कम कम। कितने? एक दो, महीने में दो तीन। एक दो भी आ गए ना महीने में, तो आपकी अथॉरिटी ऑलरेडी क्लेम्ड है, आप क्लिक जोन के अंदर हैं गूगल के। गूगल के स्पेस को लेके क्लिक जोन में। अब मैंने ऊपर क्या बताया कि पेज लेवल जो होता है, जो पेज रैंक होता है वो पेज लेवल होता है, वो डोमेन लेवल नहीं होता। क्यों? गूगल की नज़र में BR और BA कुछ भी नहीं है। ये गूगल के अपने मैट्रिक्स हैं ही नहीं। सही है ना? गूगल का जो अपना मैट्रिक्स है ना, वो पेज रैंक है। गूगल सिर्फ पेज का रैंक देखता है, और पेज के रैंक को देखने के लिए वो उसकी अथॉरिटी को देखता है। और अथॉरिटी के लिए वो तीन चीज़ों से उसको मेजर करता है, एक उसका क्लिक, एक उसकी बैकलिंक, एक उसका डुअल टाइम। क्लिक दोनों में आपका जब पेज आया था तो वो गूगल उसको अथॉरिटी के लिए अंदर है। ठीक है, अथॉरिटी है। अब ऐसे आपके पास 40-50 पेजेस हैं जिनमें महीने के एक भी क्लिक आ रहे हैं, तो बेसिकली आपके मनी पेजेस नहीं होंगे। जब आप इन पेज ये पेजेस स्टेबल हो जाएंगे ना गूगल में, तो आप इन पेजेस के जरिए आपके जो मनी पेजेस हैं उनको अथॉरिटी पास करेंगे। जब आप उनको अथॉरिटी पास करेंगे, तो आप अंदर ही अपनी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर रहे होंगे, एक ऐसी कॉलोनी बना रहे होंगे जो आपके मनी पेजेस को सर्च के ऊपर टॉप पे ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से बैकलिंक बनाने की। कैटेगरी है ये ऐसे की। तो ये आपको समझ में आई? आवाज़ आ रही है मेरी? इतना आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज़। सही है। अच्छा। यस, बट इसमें इंटरनल लिंकिंग को थोड़ा और डिस्कस करें। देखो मैं बताता हूँ। पेज ए आपने बनाया, 24 to 48 आवर्स वेट किया तो वो इंडेक्स हो जाए। इंडेक्स होने के बाद आप उसको गूगल सर्च में, सर्च इंजन में चेक करेंगे कि उस पर क्लिक्स आ रहे हैं नहीं। जैसे मैंने बताया वैसे उसको परफॉर्मेंस में जाके वहाँ फिल्टर में जाके पेजेस, पेज में क्यूरी में ऐड करें। अब एक भी क्लिक आ गया, वन क्लिक आ गया, मतलब क्लिक जोन में वो पेज आ गया। फिर उसके बाद पेज बी बनाएं, सेम वेट करें, वन क्लिक भी आ गया, यानी क्लिक जोन में आ गया। सही है। अब पेज ए और पेज बी को जो है ना आप आपस में इंटरलिंक कर दें। सही है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेज ए के अंदर के टेक्स्ट के अंदर पेज बी का लिंक, पेज बी के अंदर पेज ए का लिंक, इसी तरह पेजेस बनते जाएंगे। जब वो बनते, अच्छा इंटरलिंकिंग लॉजिकल करनी है, इलॉजिकल बिल्कुल नहीं। पेज बनते जाएंगे, आपकी अथॉरिटी बनती चली जाएगी। जब अथॉरिटी बन गई तो बात आएगी अथॉरिटी पास करने की। तो वो जो अथॉरिटी होगी ना वो पास होगी आपके मनी पेजेस को। सही है। समझ में आ गई बात? सेलेक्ट की कोई नहीं होगी। देखो मैं आपको बताऊं, जो आपने क्वेश्चन कॉपी किया ऑल्सो आर्ट से, वही आपका सिलेब होगा, वही आपका H1 होगा, बस। नहीं, जब आप देखो मैं आपको बताऊं, मोहम्मद निशान, जब आप कभी एक ही निश के अंदर आपने जाके ऑल्सो आर्ट्स में क्या लिखा, अपनी निश डाल दी, क्वेश्चन रेलिवेंट किससे होंगे? आपकी निश से। तो जब वो क्वेश्चन ही रेलिवेंट होंगे तो वो तो आपस में ऑलरेडी वो होंगे ना। इंटरलिंकिंग की स्ट्रेटेजी वही होगी जो हमेशा से है। चलें अब हम क्वेश्चन थोड़ा बाद में करना यार।
अब आ जाते हैं, ये थी कॉलोनी मेथड, इसको जहन में रखना है। और अब हम आते हैं सेशन के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में। ABCD एक मनी पेज, और उस पर लिंकिंग करके दिखा दे। यार देखो वो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी सी है चीज, मैं नहीं बताता हूँ। आपका एक पेज है, होम पेज है, कैलकुलेटर के ऊपर, सही है। अब आपने उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे पेजेस बनाए, उन पे क्लिक आने लगा। वो जो FAQ वाले पेजेस थे वो क्लिक जोन में आ गए। अब उन पेजेस को आपने आपस में इंटरलिंक करते जा रहे हो और पेजेस बनाए जा रहे हो, सही है। अब क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि आपकी उन 50-60 पेजेस FAQ वाले पेजेस पे अथॉरिटी बन चुकी होगी। अब आप उस उन पेजेस को, आप आपका जो होम पेज है वहां पे इंटरलिंक दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये FAQ पेजेस की अथॉरिटी होगी ना, वो पास हो जाएगी आपके मेन वाले पेज को, जो आपका कैलकुलेटर वाला पेज है। तो जब वो पास वहां पे जाएगी तो आपका पेज जो होगा वो रैंक करेगा। तो बल्कि अब आएगी, आई थिंक अब सही आ गई होगी। जी सर बिल्कुल सही आ रही है। जरा होल्ड करें 2 मिनट। इतना ना पॉज कर ले जब तक। डन है सर। चलो सही है। अच्छा, अब सेकंड जो है हम उस पे आते हैं। रेडिट वाला जो है, रेडिट SU है क्या? अच्छा। अब अब गूगल की अगर हम बात करें इस रेडिट वाली SU को थोड़ा समझने के, एक मिनट रुका जरा। अच्छा, तो ये जो रेडिट है ना, इसको आपने ध्यान से सुनना। अगर हम ये देखें ना, गूगल में अगर हम शुरू से जब हम आते हैं, टाइम लाइन जो मैंने ऊपर डिफाइन की थी, तो 2024 में जो है ना, आपने एक चीज़ बड़ी नोट की होगी। और आई थिंक पता नहीं आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग को पता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बाकियों के लिए बता देता हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं है आवाज़? सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है यार आवाज़। तो यहाँ पे मैं मतलब ये बता दूं कि फरवरी 2024 में क्या हुआ था कि रेडिट
के साथ जो है ना एक 60 मिलियन पर ईयर की पार्टनरशिप की थी, साइन हुई थी गूगल की, गूगल के साथ रेडिट की। उसके अंदर क्या इनका वो था, जो पार्टनरशिप जिस बेस पे होती है वो क्या था कि जो रेडिट है ना वो अपना जो स्ट्रक्चर्ड एपीआई है ना उसका एक्सेस गूगल को दे देगा। सही है। ये पार्टनरशिप हुई है कब, 2024 के फरवरी में, यानी आज से कोई 2.5 साल पहले। सही है। इस डील जो है ना, इस डील के बाद आपने नोट किया होगा, अगर आप अभी हिस्ट्री में चले गए वहाँ reddit.com में एक रफ में डालें ना, आप ये नोट करना कि इस डील के बाद हुआ क्या कि गूगल का जो वो था इंडेक्सिंग का, वो और ज़्यादा फास्ट हो गया, वो और ज़्यादा जो है ना डीपर हो गया था। सही है। तो हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि रेडिट आपको इतना नहीं नज़र आता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब रेडिट का जो अगर फ्रेश कंटेंट अभी 10 मिनट पहले चला है, किसी ने बनाया, तो वो ऑन द स्पॉट गूगल के सर्च में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ रियल ग्रोथ नंबर्स की बात करें ना, तो पहली चीज़ है कि रेडिट की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है ना, स्पेशली यूएस गूगल की सर्विसेज के अंदर 2023 से 2025 के दरमियान अगर हम देखें ना, तो तकरीबन 1300% बढ़ गई। सही है। दूसरा अगर हम देखें मार्च कोर अपडेट के बाद, तो आप ये देखेंगे कि रेडिट के जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो अब जो है 42%, अगर आप इन क्यूरीज पे देखें बेस्ट एप्स वाली, कि बेस्ट फला फला, बेस्ट फला फला, या फिर सैस प्रोडक्ट की जो क्यूरीज होती है, वो आपको क्या पहले पेज पे फर्स्ट नंबर पे नजर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे पहले ये परसेंटेज 31% थी, जो कि अब 42% है। तीसरी चीज आपको ये देखने को मिली होगी कि रेडिट अब टॉप 5, टॉप 4 और 5 जो है ना उस पे, मतलब टॉप 4 टॉप 5 में सबसे ज्यादा विजिबल होने वाला डोमेन reddit.com। सही है। और खास तौर पे अगर हम ये देखें, तो इस टाइम फ्रेम में रेडिट में सबसे बड़ी जो टक्कर दी ना, वो विकिपीडिया को। जितनी भी एडवाइस ड्राइवन सर्चेज है ना, एडवाइसिस वाली सर्चेज, उनमें विकिपीडिया को उसने नीचे फेंक दिया था। और ये रियल नंबर्स हैं, आपने खुद भी देखा है। चौथी बात कि अगर आप ये देखें, जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें रेडिट सबसे सबसे जो बड़ा, अगर हाँ चौथी चीज़ है कि रेडिट, तो अगर आप देखें तो जितनी भी एआई प्लेटफॉर्म में साइटेशन होती है उनमें रेडिट आपको सबसे पहले नंबर पे नजर आएगा। तकरीबन अगर आप गूगल एआई ओवरव्यू की बात करें ना, गूगल का जो एआई ओवरव्यू है, तकरीबन 21% जो उसके रिजल्ट है ना एआई ओवरव्यू पे, वो रेडिट है। ये तो सवाल इस कॉन्टेक्स्ट से ही है ना, मैंने फैशन से ही लेवल देखेंगे, हम रेडिट एसईओ की बात कर रहे हैं। पांचवी चीज, 90% जो कंज्यूमर्स हैं वो रेडिट पर प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए ट्रस्ट करते हैं। सही है ना। और 74% कहते हैं कि रेडिट उनकी खरीदारी की डिसीजन पर असर डालता है। यानी मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी एक मीटर में कि रेडिट इस टाइम सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म। 74% लोग कहते हैं कि, और ये नंबर्स में गूगल के, कि रेडिट जो है ना वो उनकी खरीदारी के लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो असर रखता है ना, वो डिसीजन लेने में रखता है। और छठी चीज, 2026 में 32% जो यूएस के जनरेशन जॉब यानी जैन जी यूजर जो है ना हर हफ्ते, और 19% जो है ना एडल्ट हर महीने अपनी गूगल सर्विसेज के साथ ना रेडिट का वर्ड यूज करता है। सही है। ये है असल पॉइंट। यानी कि 2026 की मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि 32% यूएस सिटीजन, जिनमें 32% जैन भी हैं और 19% एडल्ट हैं, जो अपनी गूगल सर्विसेज में एंड में लिख देते हैं रेडिट।
अब आते हैं हम इसकी उसके ऊपर पॉइंट पे कि क्या है। अच्छा, इसका मतलब जो प्रैक्टिकल मतलब है अगर हम उसे समझे तो क्या है। अब आप ये देखें कि जब लोग या फिर हम एआई टूल्स की भी अगर बात करें, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या अपना एआई ओवरव्यू, तो ये पता है ये कैसे काम करता है, मैं आपको इनका बताता हूँ कि जो कीवर्ड होते हैं ना, अब जैसे चैट जीपीटी है, एक मिसाल ले लें। चैट जीपीटी क्या करता है कि कीवर्ड के आगे ना रेडिट लगा के सर्च करता है। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है? सर क्लियर है, क्लियर है। सही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब लोग या फिर एआई टूल्स जो होते हैं ना वो कीवर्ड के आगे रेडिट लगा के सर्च करते हैं, ज्यादातर जो रिजल्ट होते हैं ना, आप वो देखें तो वो रेडिट से नहीं होंगे। अगर आप आगे रेडिट लगा के सर्च करें, उन वेबसाइट, ये यूएस सर्च की बात कर रहा हूँ मैं, उन वेबसाइट से ज्यादातर आपने जिन्होंने अपने पेज में रेडिट का कीवर्ड का जिक्र किया था, पेज के अंदर या फिर कोई कंटेंट में, वो कीवर्ड में, तो ये असल जो है ना यही है हमारी स्ट्रेटजी। अब इसका जो प्रैक्टिकल फ्लो है, मेरे पास ये सिर्फ मेरे इत्तेफाक की बात है कि आज ही स्टार्ट हुआ, वरना मैं दिखाता तो नहीं। तो मैं इसमें देख लेता हूँ इसमें। अब मिसाल हम लेते हैं, यूएस में आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। हम यहाँ पे रेडिट लिख के सर्च करते हैं, हम ऐसे भी नहीं करते, हम करते हैं रेडिट स्निपिंग टूल या जो भी आपकी लिस्ट हो। अब ये पेजेस है, अब देखें इनके एंड पे, अच्छा ज्यादातर पेजेस आप जो उनके सर्च वॉल्यूम होंगे 0 या 10 वॉल्यूम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आपने इसके ऊपर वो नहीं होगा। अब स्निपिंग टूल शॉर्टकट रेडिट या फिर बेटर स्निपिंग टूल रेडिट, स्निपिंग टूल ऑल्टरनेटिव रेडिट या बेस्ट स्निपिंग टूल रेडिट। आपने सेम वही कॉलोनीज एसईओ स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आपने क्या करना है कि पेज का टाइटल और पेज का जो वो है एग्जैक्ट, आपने लेट्स सपोज इस कीवर्ड पे बनाना है, आपने ये रखा। अच्छा, पहले आपने ये देख लेना कि क्या कोई ऐसा पेज है जिसने ये लिख के टारगेट किया हुआ। नहीं, ये देखें ये आपके भाई की वेबसाइट है। अब ये है, अब ये और ये आप इसको बीट कर दोगे कैसे। आपने अपना एक पेज बनाया, वही सेम ऐसे की, सही है, इसके अंदर आपने क्या किया कि आपने पेज के टाइटल में वही सवाल लिखा, यूआरएल में वही सवाल लिखा। तीसरी चीज आपने ये की कि छोटा रियल अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट से लिखा हुआ पेज बना। सही है, अपनी वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट से लिखा हुआ से मुराद क्या कि कर्ज के तौर पे आपकी वेबसाइट एज आ सेकंड पर्सन लिखती है कंटेंट, फर्स्ट पर्सन लिखती है, या जो भी आपकी ब्रांड टूल है उससे मैच करते हुए आप पहले परप्लेक्सिटी से जो है वो 100 150 वर्ड का आंसर निकाल लें उससे।
और उसी तरह जैसे वो पहले मैंने उस वाली स्ट्रेटेजी में बताया, और आपने उसको ह्यूमनाइज किया और अपनी ब्रांड टून उसके अंदर डाली और आपने वो पेज बना दिया। उसी तरह से पेज को पहले जो आप रैंक होने दें, उसको क्लिक जोन में आने दें, यानी कि वो टॉप 5 से टॉप 10 में आ जाए। ये रेडिट के लिए टॉप 5 से टॉप 10 में आ जाए। सही है। उसके बाद फिर आप जाके अगला पेज बनाएं। सही है। अब सेम वही, जब आप अगला पेज बनाएंगे तो पांचवी चीज क्या होगी? पांचवी चीज उसके अंदर आपने क्या कर लिया कि आपने अपना एक जो है ना मनी कीवर्ड निकालना। सही है। जो मनी पेज का टारगेट करेगा। अब मनी कीवर्ड पर अगर हम आए ना तो उसके अंदर टाइटल सेलेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, ईयर का इस्तेमाल करना है, साल। जैसे आज के लिए आप इस साल के लिए टारगेट कर रहे थे 2026, यानी आपने ये जो रेडिट के पेजेस बनाए हैं वो आपने टारगेट किया, उसकी जितनी भी अथॉरिटी आप जिस मनी पेज से टारगेट करेंगे उस पेज के टाइटल और सिलेक्ट के अंदर आपका ईयर आना लाजमी है। सही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या है कि जो रेडिट इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है, मतलब अगर आप इसकी स्पेस में आप खुद एक्टिव ही नहीं है ना, तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो ऑलरेडी वहां पे मेंशन हो रहे हैं और आपसे वही ट्रैफिक जो है ना अपने पास नहीं ले रहे, वो ट्रैफिक आप खो गए। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑप्शनल टैक्टिक नहीं है या जो भी आप इसे कह लें, मतलब आप इसको ऐसा नहीं बोलें कि ये कोई ऑप्शनल टैक्टिक है जो आप इसे अप्लाई करें, या आप बोलें अच्छा ये छोड़ दो नहीं करना। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2026 की जो कमर्शियल इंटेंट सर्च है ना, उसका जो कोर हिस्सा इस वक्त बन चुका है ना, वो रेडिट है। आप कोई भी कीवर्ड उठाएं, किसी भी कीवर्ड को उठाएं, उसका एक रेडिट वर्जन लाजमी होता है, किसी भी कीवर्ड का। सही है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? सही है। अब लास्ट जो चीज है, ये दो स्ट्रेटेजीज है। पहली स्ट्रेटेजी आप कॉलोनीज एसईओ उसको लेके चलें। जिन वेबसाइट्स या जिन निश पे रेडिट वाली अप्लाई होती है आप उन पर रेडिट वाली लेके चलें। देखें, फर्ज के तौर पे आपकी निश है, आप एएचएफ में गए, आपने अपनी निश लिखी, इसके आगे रेडिट लिख के आपने एएचएफ में सर्च किया, आपके पास ऐसे ऐसे कीवर्ड आ जाएंगे। आपको उनकी वॉल्यूम वगैरह किसी से भी कुछ नहीं लेना। सही है। जीरो वॉल्यूम कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब फर्स्ट के तौर पे स्लीपिंग टूल नॉट वर्किंग विंडो 11 रेडिट, ये कीवर्ड है। ये बंदा लिख के सर्च कर रहा है, भले ही महीने में 10 लोग सर्च कर रहे हैं। आपका मकसद है कि एक भी क्लिक आए तो आप क्लिक जोन में आ जाए इस पेज को लेके, यानी कि आपने एक क्लिक ले लिया, यानी अब आपको एक वोट मिल गया उस पेज पे, यानी अब आप अपनी अथॉरिटी क्लेम कर रहे हो गूगल की नज़र में, जो गूगल बोलता है। सही है। आपने ये एग्जैक्टली सेम इसी कीवर्ड को H1 में रखा, जो टाइटल होता है पोस्ट का, इसी को फोकस कीवर्ड रखा, इसी को आपने सेलेक्ट भी रखा, और आपने परप्लेक्सिटी से कंटेंट बनाया। कंटेंट एक 100 से 150 वर्ड का होना चाहिए, इस पे इस सवाल इसका जवाब होना चाहिए, और वो आपकी ब्रांड वॉइस के अंदर होना चाहिए। आपने उसको थोड़ा ह्यूमनाइज कर देना, और पेज बना के आपने वेट करना है कि वो पेज रैंक हुआ, इंडेक्स होकर टॉप 10 में आ गया। टॉप 10 24 से 48 घंटे तक आपने ये देखना है, वो टॉप 10 में आ गया तो आपने दूसरा बनाना, अगर वो नहीं भी आया तब भी आपने दूसरा पेज बना लिया। सही है। लेकिन आपने हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 पेज बनाए, और बनाने, हाँ बिल्कुल सेम पहले की तरह, और बना के आपने उनको वही क्या किया, जब दोनों क्लिक जोन में आ गए आपस में इंटरलिंक कर दिया। अब इसके अंदर क्लोनी स्ट्रेटेजी को लेके एक डिफरेंट चीज है कि जब आपके ये पेजेस बन गए, उस पर अथॉरिटी आ गई, तो अब आप एक अपना मनी पेज बनाए जिस पर आप चाहते हैं कि आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कीवर्ड
ऐसा है जो सर्च वॉल्यूम है उसका, वो पेज बनाए, डिटेल में आर्टिकल बनाए, और उन तमाम पेजेस से उसको इंटरलिंकिंग दे, उन तमाम पेजेस की अथॉरिटी वहाँ पे क्लेम हो जाएगी, और आपका वो पेज रैंक करना लगेगा। और उन पेजेस, वो जो पेज बनाएंगे मनी पेज, उसमें उसकी टाइटल में और उसके सिलेक्ट के अंदर एयर डिफाइन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये सब है। पहले कॉलोनीज वाले बना लें, उसके बाद रेडिट वाली अप्लाई करें। जो मनी पेज होगा ना, उसके टाइटल में और उसके सिलेक्ट में जो आप ये तुम्हें रेडिट पे पेजेस बनाओगे, उनकी अथॉरिटी आप जब पास करोगे, एक मनी पेज बनाओगे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जो डिटेल्ड आर्टिकल होगा, उसके ऊपर जब आप पास करोगे तो उस डिटेल आर्टिकल का उस मनी पेज पे टाइटल में एयर होना लाजमी है, और उसके सिलेक्ट में। सही है। मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, अब लास्ट चीज को हम वो कर लें। 100 से 200 होगा यार। अब लास्ट चीज है क्यूरी फैन आउट। क्यूरी फैन आउट, इसमें क्या है कि गूगल जो है ना, उसका अपना एक ऑफिशियल, गूगल का बेसिकली अपना एक ऑफिशियल टर्म है, गूगल एआई मोड और एआई ओवरव्यू। एक सिंगल सर्च क्यूरी को 8 से 16 पैरेलल सब क्यूरीज में तोड़ देता है। समझ रहे हैं? अब वो क्या करते हैं, ये जो क्यूरी फैन आउट है ना, आप इसको जरा सही से समझिए। एक, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि क्या है कि गूगल, ये जो है ना, गूगल का अपना ऑफिशियल टर्म है, ये तो नॉन ऑफिशियल है, वो अनऑफिशियल टर्म नहीं है, गूगल का अपना ऑफिशियल टर्म है, जिसमें होता क्या है कि गूगल का एआई मोड और एआई ओवरव्यू, एक सिंगल सर्च क्यूरी, फर्ज के तौर पे एक सिंगल सर्च क्यूरी है, व्हाट इज स्निपिंग टूल, उस क्यूरी को वो 8 से 16 पैरेलल सब क्यूरीज के अंदर तोड़ देता है, और हर सब क्यूरी, सब क्यूरी सही है, उर्दू वाला सब नहीं, इंग्लिश वाला, और हर सब क्यूरी के लिए अलग सोर्सेज रिट्रीव करता है। और क्यूरी फैन आउट में क्या होगा कि एक मेन क्यूरी की 16 पैरेलल, 8 से 16, सॉरी, 8 से 16 पैरेलल बिल्कुल बराबर में एक साथ पैरेलल सब क्यूरीज के अंदर उनको तोड़ देता है, और हर सब क्यूरी जो उसने तोड़ी है, उसके लिए अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं ना, उनसे डेटा रिट्रीव करता है, सबके लिए अलग अलग सोर्सेज से डेटा रिट्रीव करता है, एक से नहीं करता, और फिर सबको मिलाकर एक यूनिफाइड जवाब बना देता है। समझ रहे? एक यूनिफाइड जवाब बना देता है, इसे कहते हैं क्यूरी फैन आउट। अब अगर हम मिसाल लें, लेट्स सपोज हम वापस एक किसी मिसाल को लेते हैं, तो अगर कोई सर्च करता है कि बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर रिमोट टीम्स, ठीक है, जैसे ये एक क्यूरी है, क्या है, बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स फॉर रिमोट। अब एआई सिस्टम सिर्फ ये एग्जैक्ट फ्रेज सर्च है ना, उसको नहीं सर्च करता, यानी जो गूगल का एआई सिस्टम है ना, वो एग्जैक्टली इस फ्रेज को सर्च कभी भी नहीं करता, वो इसके पीछे जो है ना 10-12 छोटे छोटे सवाल आते हैं, जैसे कि रिमोट टीम कोलैबोरेशन फीचर, प्राइसिंग कंपैरिजन, प्रोजेक्ट टूल्स, सही है, जैसे कि बेस्ट टूल फॉर फॉर अ सिंक टीम या सिंक्रोनाइजेशन टीम, और हर एक के लिए जो है ना अलग अलग सोर्सेज को चेक करें। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? आ रहा हूँ। पूरी साइन आउट हुआ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गूगल के मैकेनिज्म को समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ जीईओ ऑप्टिमाइजेशन, कि हम ये समझते हैं कि हम एक कीवर्ड के वजह से
उस पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, गूगल खुद क्वेरी फाइंड आउट, गूगल का ऑफिशियल टर्म है, गूगल ये बोलता है कि मैं एक मेन क्वेरी को 816 टुकड़ों में बांट देता हूँ, और उन 816 टुकड़ों में बांटने के बाद उनकी जो सब क्वेरीज होती है ना, उनको एनालाइज करके उनमें भी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लेके फिर उनके जवाब अपनी ओवरव्यू में देखते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें एक चौंका देने वाला नंबर है या एक इंसाइट है जो मैं आपको बताता हूँ। अब एक रिसर्च है, एएलएम कॉरपोरेशन, आप लोग जानते होंगे सर, उनका ना इसके अंदर एक केस स्टडी है एएलएम कॉरपोरेशन का, 1 लाख तकरीबन जो 75,000 जो यूआरएल है ना, उसको उन्होंने केस स्टडी किया, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि टॉप 10 रैंक करने वाले पेजेस का एआई ओवरव्यू का जो साइटेशन रेट है ना, समझ रहे हैं, यानी क्या, एएलएम कॉरपोरेशन ने तकरीबन 2.25 लाख यूआरएल को एनालाइज किया, और उन्होंने ये दिखाया कि टॉप 10 पे रैंक करने वाले जो पेजेस एआई ओवरव्यू साइटेशन में एक साल में आए ना, वो 70% से गिर के 38% रह गए, 38% रह गए, 76% से 38 से 40% पे आ गए। अब मतलब क्या है कि रैंक नंबर 1 पर होना अब एआई में साइट होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहती। समझ में आई बात है? यानी मतलब क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि एएलएम कॉरपोरेशन ने तकरीबन 2.25 लाख यूआरएल्स को एनालाइज किया, और उन्होंने ये दिखाया कि जो टॉप 10 में रैंक करने वाले पेजेस का जो एआई ओवरव्यू साइटेशन रेट था ना, वो एक साल में 76% से गिर के 38%, यानी 76% से गिर गया, और वो 38% रह गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रैंक नंबर 1 होता है उस पर होना अब एआई में जो साइट होने की गारंटी है ना, वो नहीं देता। तो भाई अगर आप, क्या है कि अगर आप नंबर 1 पर रैंक हो तो लाजमी थोड़ी है आप एआई ओवरव्यू में आ जाओगे। अब कुछ पेजेस जो 7 पर रैंक करते हैं, जो उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जो 7 पे रैंक करे उन्हें साइट किया जाता है, जबकि 1 वाले पेज को स्किप कर दिया जाता है। तो बात यहाँ पे ये कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या मतलब, तो अब ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो काम करती है, सही है, क्या काम करता है, सबसे पहली चीज़ फ्रेशनेस सिग्नल, फ्रेशनेस सिग्नल। ये सब नोट बनाने हैं आप लोगों ने। फ्रेशनेस सिग्नल सबसे पहले क्या काम करता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब है क्या कि रिसेंटली रिफ्रेश्ड कंटेंट जो 30 से 90 दिन के अंदर रियल डेटा की अपडेट के साथ, जो आपने ऐसा ऐसे कंटेंट जो 30 से 90 दिन के अंदर रियल डेटा जो था ना, असल जो डेटा है उसको इन्होंने इसमें अपडेट किया, तो अगर उनको देखा जाए तो टाइम सेंसिटिव क्वेरीज पर 25 से कोई 27% जो है ना, ऐसे पेजेस पे, मतलब कौन से, वापस मैं बोलता हूँ कि जो पेजेस रिसेंटली रिफ्रेश उन्होंने अपने कंटेंट को दिया 30 से 90 दिन के टाइम स्पैन के अंदर, सही है, 30 से 90 दिन के टाइम स्पैन के अंदर विद रियल डेटा, असल डेटा, यानी कि एआई जनरेटेड, खुद भी नहीं पढ़ा और खुद भी नहीं देखा, उन क्यूरीज पर जो है ना, जो 25 से 27% जो साइटेशन की में आपके रैंक होने की जो प्रॉब्लम, जो वो है ना, मतलब कि क्या बोलेंगे उसे, मतलब वो बढ़ जाती है कि आप तकरीबन, आपने अगर एक पेज है उसको अपडेट किया विद रियल डेटा, तो 25 से 27% ये चीज़ बढ़ जाती है कि आपका वो पेज साइटेशन हो जाए, वो साइट हो जाए किसी एआई के अंदर, वो चैट जीपीटी हो सकता है या एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें ये करेंगे बस आपने डेट बदल दी, या डेट बदलने के लिए आपने बस वो किया, नहीं, वो कंटेंट रीड होगा कि आपने उसको
जो है वो अपडेट करना है एक उसके ऊपर, मेजर डेटा के ऊपर, मेजर डेटा चेंज करना है इसके अंदर। फर्स्ट तौर पे आपका एक ऐसा पेज है जिसके अंदर फैक्ट्स दिखाए हैं, नंबर दिखाए हैं, तो आपने उन चीज़ों को अपडेट करना है उसके अंदर। सेकंड चीज, एंटिटी रिच पैसिव लेवल कंटेंट, ये सेकंड चीज है। सही, मतलब ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ कि एआई ओवरव्यू में आने या साइटें होने में एआई में आपने साइटेशन लेंगे उसके लिए क्या चीज काम करती है। पहली चीज मैंने आपको बताई क्या, कि 30 से 90 दिन के अंदर आपने अपना कंटेंट भी गूगल डाटा अपडेट करना है, खाली ये नहीं कि बस उसको डेट बदल दिया कुछ किया ऐसा नहीं। सेकंड चीज है एंटिटी रिच पैसिव लेवल कंटेंट। इसमें क्या होता है कि जो कुछ स्पेसिफिक टूल्स, टेक्निक या नंबर का नाम लेकर बताते हैं ना, उन्हें ज्यादा स्कोर मिलता है। हाई पैसिव लेवल जो है ना रिट्रीवल होता है उनमें। जैसे मसलन कौन सा, कि मतलब ऐसे पेज जो किसी स्पेसिफिक टूल या कोई स्पेसिफिक टेक्निक या किसी नंबर्स का नाम लेता है अपने कंटेंट के अंदर, तो ऐसे जो पेजेस होते हैं ना, उनको ज़्यादा स्कोर मिलता है जब गूगल क्यूरी साइन आउट में उन उस मेजर क्यूरी को तोड़ देता है 16 हिस्सों में, 8 से 16 हिस्सों में, और फिर उनमें से हर एक एक क्यूरी के लिए, एक सब क्यूरी के लिए अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से डेटा रिट्रीव करता है। तीसरी चीज, ब्रॉड सब क्वेश्चन की कवरेज, यानी ब्रॉड सब क्वेश्चन की, सब एसयूवी वाला, उर्दू वाला नहीं, कवरेज। इसमें क्या है कि अगर आपका जो पेज है ना वो एक ही नैरो सवाल का जवाब देता है, यानी एक ही नैरो सवाल है उसका जवाब देता है, तो वो काम कंसिस्टेंटली जो है ना साइट होता है। समझ रहे बात क्या। तीसरा पॉइंट है ब्रॉड सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं सब क्वेश्चन कवरेज। जो अभी हम ऊपर सब पढ़ के आए उससे उससे रेलिवेंट रिलेटेड है ये सब चीजें। ये मतलब जो ऊपर जो पूरा एक हमने कॉलोनी का गैजेट हैक वाला जो पढ़ा है ना, वो बेसिकली पूरी साइन आउट के अंदर फॉलो करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ब्रॉड सब क्वेश्चन कवरेज, यानी कि अगर आपका पेज एक एक ही नैरो सवाल है, यानी सवाल के अंदर एक सवाल है और उस सवाल का जवाब देता है ना, तो वो काम अगर जो होता है ना उस काम से कंसिस्टेंटली जो है ना आपकी साइट, वो जो है ना पेज आपका वो साइट होता है डिफरेंट एआई के अंदर। और उसी तरह से अगर आपका पेज उस टॉपिक के मल्टीपल रिलेटेड सब क्वेश्चन को भी कवर करता है, यानी एक क्वेश्चन है व्हाट इज स्नीपिंग टूल, उसके अंदर एक क्वेश्चन है और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सबको भी अगर आप टारगेट करते हो, जैसे कि सेम वही कॉलोनीज जो हम कॉलोनी बना रहे हैं उसके अंदर एक एफ का पेज कैटेगरी बनाते हैं और एफ के पेजेस पहले एफ से डाल देते थे, अब एफ का ब्लॉक का पेज ही बना रहे हैं। तो ऊपर जो वो कॉलोनी बना रहे हैं, हमने जो कॉलोनी बना एस की कॉलोनी बनानी है तो समझा, वो उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं कि एक पेज, एक क्वेश्चन पेज, उसके आपने बहुत सारे अंदर से अंदर पेजेस निकाले और पेजेस निकाले और पेजेस निकाले, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, उसके आपने पेजेस बना दिए। तो एआई सिस्टम को जो है ना उसे रीयूज करने, उसको ना रीयूज, वो उसको रीयूज करता है। और उसी वजह से जो है ना, अब जब आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के पेजेस बनाते जाओगे ना, तो जो एआई होते हैं ना वो आपके उन पेजेस को रीयूज करता है। अभी इस बात को समझना, आपका एक क्यूरी साइन आउट में मैंने बताया ना कि 16 हिस्सों में बांट दिया, 16 हिस्सों से डिफरेंट उन 16 क्यूरीज के डिफरेंट 16 जो है वो सोर्सेज से सोर्स लेता है। अब वो सोर्स ही आपने बना दी सारी, उसके एक ही क्वेश्चन के रिलेटेड नैरो क्वेश्चन और उन नैरो क्वेश्चन से रिलेटेड फर्दर डिफरेंट क्वेश्चन, उन सब के आपने बना दिए। तो
जो एआई है वो किधर जाएगा? जब उसको आप ही की वेबसाइट के ऊपर से डिफरेंट पेजेस के ऊपर से डिफरेंट रिक्वेस्ट सोर्सेस मिल रही हैं, तो उसको एआई सिस्टम को ना बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है आपकी वेबसाइट को साइड करने का। और ये जो बॉट्स होते हैं ना एआई के, ये बहुत सुस्त होते हैं। अगर इनको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है ना, लेकिन जो इन्हें सिखाया कि एक क्वेश्चन का एक जवाब नहीं लेना एक जगह से, डिफरेंट पेजेस से लेना है, वो डिफरेंट पेजेस अगर आपने उसको एक ही जगह पे दे दिए तो वो बेचारा वहीं से लेके निकल जाता है। अब चौथी चीज, यहाँ पे सवाल आएगा कि रैंकिंग जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब रैंकिंग जो है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अकेले काफी नहीं है। रैंकिंग जो है ना वो अकेले काफी नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस चीज को किसी उससे वो करें, मिलाएं या किसी की बात करें, किसी ऐसे एक्सपर्ट की, जैसे कि अगर हम, मैंने एक और जगह पर रिसर्च पढ़ी थी अपना साइरस शेफर्ड की, तो तकरीबन कोई 54 या 55 स्टडीज का जो है ना मेटा एनालिसिस करके एक बंदे ने दिखाया था। अब उसने क्या दिखाया कि सर्च रैंक अभी भी जो है ना वो एआई से, जो एआई के साइटेशंस होते हैं ना उनको प्रेडिक्ट करता है। और उसमें उसका स्कोर है 9.4 आउट ऑफ 10। सही है। सबसे क्या पहले किया बटन उसने दल दिए, सारे कि चेनल लगी उसने कुछ नहीं करना। 54 स्टडीज सिर्फ को यहाँ मेटा पे तुम एनालिसिस आओगे ना, किया, ऑल टैप करोगे, ये रिकॉर्ड ये और उसने खत्म हो ये जाएगी दिखाया कि स्क्रीन। सर्च तुम आओगे, रैंक ऑल टैप अभी करोगे। भी एआई साइटेशंस को प्रिडिक्ट करता है 10 आउट ऑफ 9। लेकिन ये सिर्फ उसने एक, ये ना यहाँ ये पे सिर्फ स्टॉप उसने रिकॉर्डिंग एक करना, फैक्टर बनाया। बस स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे बंद हो जाएगी। ये एक फैक्टर अगर तुम नहीं अकेला, करोगे ना ये मतलब चलता उसने ये रहेगा, भी फिर बोला कि मीटिंग बंद हो जाएगी। गारंटी नहीं, लेकिन 54 55 स्टडीज के बाद अगर एक बंदा बताए, बस अभी ये तकरीबन चल रही कहीं है ना असल कहीं में तो मीटिंग, जाके अभी थोड़ी देर में एस्टिमेट से बंद हो जाके जाएगी पकड़ा आधी। जाता बस देख है। लेना, ऐसे चेक कर लेना। अच्छा, ये अब एक ये टास्क बता दो जो क्यूरी साइन आउट है ये इसको फाइनल में बता के ये कर दूं कि इसका कॉलोनीज स्ट्रेटेजी से जो है ना वो कनेक्शन क्या है, उसको मैं एक दफा और डिफाइन कर दूं, ताकि जब आप ये सेशन वापस देखें तो आप लोगों को चीजें ना बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी जैसे ये मैंने फैक्टर बताया ना, तो यहाँ पे जो वो फैक्टर है ना, वही वाली बात यहाँ पे आती है। कॉलोनी स्ट्रेटेजी जो है ना खुद ही बेसिकली क्यूरी फाइंड आउट के लिए ही डिजाइन किया है। मतलब वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना बेसिकली वो किसी एक स्पेसिफिक गूगल की ऑफिशियल टर्म या उसकी, आप कह लें कि गूगल की अपनी ही एक स्ट्रेटेजी, गूगल की स्ट्रेटेजी है ना क्यूरी फाइंड आउट, क्योंकि उसकी ऑफिशियल स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर ही डिजाइन किया गया है, ये कॉलोनीज स्ट्रेटेजी है। तो क्या, वापस मैं वही वाली बात यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी वापस बताना चाहता हूँ कि जब आप एक टॉपिक के 15-20 से रिलेटेड पीपल ऑल्सो आस्क वाले क्वेश्चन सवाल जो होते हैं उनको कवर करते हैं ना कॉलोनीज स्ट्रेटेजी के अंदर जाके, तो ऐसी की बात नहीं होगा। कॉलोनीज स्ट्रेटेजी में जब आप एक ही टॉपिक के 15-20 रिलेटेड पीपल ऑल्सो आस्क वाले सवाल को कवर करते हैं ना, तो आप इफेक्टिवली जो होता है ना एआई की सब क्वेरीज को पहले से ही आंसर कर देते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि जब आप कॉलोनीज स्ट्रेटेजी में 15 से 20 रिलेटेड एक ही टॉपिक के सवाल को कवर कर देते हैं ना, तो आप एआई की जो सब क्यूरीज होती है ना उनको पहले से ही आंसर कर चुके होते हैं। तो जब एआई किसी यूजर की मेन क्यूरी को 10 सब क्यूरीज में, 10 सब क्यूरीज जो होती है ना, जैसे कि आपने एक ही टॉपिक के 15-20 रिलेटेड बना के आपने डाल दिए, तो उसमें क्या होता है कि जब एआई जो होता है ना वो किसी यूजर की एक कोई मेन क्यूरी है, मेन क्यूरी को 10 सब क्यूरीज में तोड़ देता है। यानी कि 10 सब क्यूरीज में, जैसे मैंने अभी कल बताया कि वो क्या होता है क्यूरी फैन आउट में, आप सेशन देखोगे आप वापस उसको समझना। तो जब वो किसी यूजर की मेन क्यूरी, उसकी ब्रॉड क्यूरी है, ब्रॉड टॉपिक की जो क्यूरी है, उसको 10 सब क्यूरीज में तोड़कर सोर्सेस को ढूंढता है ना, समझ रहे हैं? सोर्सेस को जब वो ढूंढता है तो आपकी वेबसाइट के पास हर सब क्यूरी का अपना डेडिकेटेड पेज पहले से मौजूद होता है। इसी इसलिए जो है ना एआई के लिए आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर साइट करना
आसान हो जाता। समझ रहे हो? अब ये जो स्ट्रेटजी है 2024 में जो है, सिर्फ क्लिक्स के लिए डिजाइन हुई थी। मैंने, अब आप ये नहीं बोलना कि आपने पहले नहीं बताई, क्योंकि पहले बताने की कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्निकल ऊपर से हम नीचे आए हैं। तो अगर पहले भी ये चीजें बताते तो शायद ऊपर से ही गुजर जाती। तो अब ये जो स्टडी है 2024 के अंदर जब डिजाइन की थी ना, तो वो सिर्फ क्लिक्स लेने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन 2026 में जो है ना, ये एआई साइटेशंस के लिए भी काम कर रही है। और बिना किसी एक्स्ट्रा काम के बस फ्रेशनेस जो है ना वो आपने मेंटेन कर रही है। ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक सेफ एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की। इसमें जो है हम टोटल 7 पॉइंट को जल्दी जल्दी डिफाइन करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये भी, इसकी भी चेकलिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो इसके अंदर मतलब अगर हम सब कुछ मिला के प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, पीपल ऑल्सो और रेडिट स्टाइल नॉन कॉम्पिटिटिव कीवर्ड एज कीवर्ड पर पेजेस बनाए। सही है। फिलोनीज प्लस रेडिट हैक दोनों को कंबाइन करें। अगर रेडिट आपकी निश से नहीं कनेक्ट है तो ना करें। मेजरली 90% होता है, फिलोनीज 100% होता है। दूसरी चीज, बैच में पब्लिश नहीं करना। 3 से 5 पेजेस हफ्ते में आप बनाएं और हर एक में यूनिक रियल वैल्यू के साथ। सही है। जिस आपने मतलब जो जून की अपडेट है ना, उसको उसका रिस्क अपनी दिमाग में रखना है। तीसरी चीज, एआई ओवरव्यूज के लिए खुद को मैनिपुलेशन मत करें, जो मैंने उसको बताया कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे, जो मैंने आपको बताया, कोई ब्याज लिस्टिकल ना बनाए, कोई फेक रैंकिंग वाले कहानी ना करें, कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ना करें, ऐसा कोई टेक्स्ट। सिर्फ जेन्युइन फैक्चुअल वेल स्ट्रक्चर्ड जो कंटेंट है ना, बस वो लिखें। मई 2026 की जो पॉलिसी जो अपडेट आई थी, उसको दिमाग में रखते हुए। ठीक है। तीसरी चीज, हर 60 से 90 दिन में पुराने कंटेंट को रियल डेटा के साथ रिफ्रेश करें। ठीक है। तो उसमें क्या, कि सिर्फ आपने क्या नहीं करना, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट चेंज कर दिया आपने और आपका काम हो गया। पूरी टाइम आउट फ्रेशनेस सिग्नल मांगती है, उसको फ्रेशनेस सिग्नल चाहिए होता है। पांचवी चीज, एक टॉपिक के मल्टीपल सब क्वेश्चंस को कवर करना। ऐसा ना करें कि सिर्फ एक नैरो कीवर्ड उठा के इससे एआई साइटेशन के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक नैरो क्वेश्चन, मल्टीपल सब क्वेश्चन को कवर करें। छठी चीज, इंटरनल लिंकिंग से अथॉरिटी अपने मनी पेज की तरफ सिग्नल करें। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप इंटरनल लिंकिंग, जब आपकी क्लिक जोन में आ गए वो पेजेस, आपने इंटरनल लिंकिंग के जरिए उनकी अथॉरिटी अपने मेन मनी पेज को फॉरवर्ड कर दी। करंट ईयर के साथ अगर आप पेज बनाएंगे वो मनी पेज, तो वो रेलिवेंट होगा। सातवीं चीज, हर पेज पब्लिश करने से पहले जो है ना, आप ये चीज़ देख लें कि आप अपने आप से, बल्कि ये सीधी, जब आप कोई भी पेज पब्लिश कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें कि अगर एआई इंटरमीडिएरी हटा दी जाए, यानी कि एआई की जो इंटरमीडिएरी है उसको हटा दिया जाए, तो क्या ये पेज फिर भी अपनी जगह वैल्यू रखता है जो आप बना रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो वो पेज पब्लिश ना करें, उस पेज को ना बनाए। सही है। अब देखो, क्वेश्चन ले लें। 11:45, क्वेश्चंस ले लें। जी बिल्कुल। क्वेश्चंस कीवर्ड
सिलेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पहले से कवर नहीं होने चाहिए ना, वो एफएक्यू का आप एक सेक्शन बनाएंगे ना कैटेगरीज में, पहले से आप हो गई नहीं, आप अभी को बनाना शुरू करेंगे। मशीन मशीन क्यूरी फैन आउट और सब क्यूरी को एक पेज पर कवर करना, नहीं ये एक पेज तो नहीं करना ना, क्यूरी हाँ वो अलग अलग करना। सर एडिट का समझ आ गया, क्लीनिस का प्लीज गुजारा जब मोहम्मद अयूब वो आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सर क्या अपनी हर हेडिंग को क्वेश्चन बुक बनाया, नहीं 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 ऐसा नहीं करना बेचारा, स्पैम हो जाएगा वो। जो मैंने बताया ना बस आप वैसे करें अपने जो आपके मनी पेजेस हैं मेल जो क्यूरीज हैं उनके साथ कुछ भी ना करें ऐसा। कहाँ ना से सर ये जो बेस्ट वाले कीवर्ड्स के कॉलोनीज बनाएंगे जो मैनिपुलेशन में नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने टूल को फेवर करोगे। बेस्ट वाले कीवर्ड तो नहीं आएंगे, देखिए आपका एक टूल है, उस टूल के यूनिवर्सल क्वेश्चंस होंगे जो लोग पूछते होंगे, आप बेसिकली उन क्वेश्चंस के सीधे सीधे से 100-150 वर्ड के जवाब लिख के पब्लिश करो एफएक्यू पेज में। आप अपनी किसी भी चीज को फेवर नहीं दे रहे, आप एक एफएक्यू का आंसर दे रहे हो, बस फर्क क्या हो रहा है कि आप वो एफएक्यू का एक पेज बना रहे, पहले वो एफएक्यू आप अपने उसमें डाल दीजिए। सर कॉलोनीज हर तरह की वेबसाइट, हाँ जी हर तरह की वेबसाइट के लिए करेंगे क्योंकि हर तरह की वेबसाइट का एफएक्यू होता है। सर मैंने क्वेश्चन किया ऊपर उसका आंसर दे दें कर दें, तो मैंने पूरा 2 साल तक काम नहीं किया, ये वापस सवाल अगर पूछने से अच्छा वो ऊपर ढूंढना पड़ेगा। सवाल वापस लिखने अमन सिद्दीकी। सर क्लिक जोन में आने के बाद ऑलरेडी जो हमारे पब्लिश होने पेज हैं उनसे भी बिल्कुल, जब आप क्लिक जोन में आ जाएंगे ना, एक क्लिक आ गया एक पेज पे, दूसरे पे एक आ गया, ऐसे पेजेस बना लें आप एफएक्यू पे, जब आपके पास फर्दर जितने भी एफएक्यू वाले पेज बना उन पे क्लिक्स आ रहे हैं, रैंक हो गए हैं वो पेज, उनकी वो अथॉरिटी क्लेम हो चुकी है, अब उनकी अथॉरिटी को पास करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप किसी साइट से बैकलिंक लेते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप उसकी अथॉरिटी क्लेम करवाते हो। वाइस ले लें आप, मजीद भाई आ जाए वाइस पे। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एहसन भाई ये बताइए कि अ, ये जो क्वेश्चंस हमने ask.com से जो हमने पूछते हैं और ये बनाए, तो इसका क्या हम एक अलग सेपरेट पेज बनाएंगे एफएक्यूज का, या जो हमारे ऑलरेडी पेजेस बने हैं जैसे हमारी ब्यूटी सैलून की वेबसाइट है उस पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज है, एक मेकअप की है, एक हेयर ट्रीटमेंट्स की है और एक स्किन ट्रीटमेंट्स की है। उनमें फिर फर्दर सब कैटेगरीज है, जैसे मेकअप में फिर ब्राइडल मेकअप है, पार्टी मेकअप है और निकाह मेकअप है, इस तरीके से हेयर ट्रीटमेंट्स में हेयर कट्स है, हेयर स्ट्रेटनिंग है और मुख्तलिफ सर्विसेज है। इसी तरीके से स्किन में भी फेशियल्स है, मैनिक्योर्स पेडिक्योर्स है। और उन सब पेजेस में जाके अगर हम एफएक्यूज ऐड कर देते हैं और वहां पर ये क्वेश्चंस डाल दें और उनके आंसर देते हैं तो वो ठीक है, या एफएक्यू का पूरा एक सेक्शन ही मतलब जैसे ब्लॉग्स का एक सेक्शन होता है उससे ब्लॉग्स बनाते हैं हम और फिर वो क्या एफएक्यू का फुल सेक्शन बना, जब एफएक्यू तक का आप, क्या हाँ करें, सॉरी? बिल्कुल, पूरा ना एक सेक्शन बनाए उसके अंदर हर सवाल का एक पेज बनाए, 100-200 वर्ड का, जैसे मैंने बताया। ठीक है, ठीक है। क्या वजह क्या है, जो क्यूरी फाइंड आउट के बारे में अभी मैंने बताया ना, इसमें क्या हो रहा है, ये लेट्स सपोज आपकी एक एक सर्च क्यूरी है, बेस्ट मेकअप किट इन कराची या बेस्ट ब्यूटी पार्लर इन कराची। अब इसके पीपल आल्सो आस्क में फर्दर क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, जी जी। आपने उनको पर उन क्वेश्चन के ऊपर पेजेस ही बना दिए और डायरेक्ट आंसर कर दिया, सही हो गया। अब आपने जब आंसर किया तो अब आपकी जो मेन क्यूरी है ना, जी जी। बेस्ट ब्यूटी पार्लर इन कराची, हम्म। इसको क्यूरी फैन आउट के मुताबिक गूगल ने 8 से 16 सब क्यूरीज में तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद उन 8 से 16 क्यूरीज के ऊपर एक क्यूरी पे डिफरेंट साइड से उसके नैरो क्वेश्चन या उसके सब क्वेश्चन का डेटा रिट्रीव किया। सही हो गया। और फिर आपकी उस साइट को या जिस भी पेज को उन्होंने एआई ओवरव्यू में साइट करना वापस साइट किया। लेकिन अगर ये तमाम चीजें आप ही अपनी पेज वेबसाइट पर बना दोगे तो एआई ओवरव्यू को वहीं पे सारा सवाल और जवाब मिल जाएगा एक क्वेश्चन का, है ना। वो उठा के आपकी वेबसाइट को साइट कर देगा। लेकिन अगर हम अपने ऐसा भाई, अगर हम जो 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 हमारे कैटेगरी पेजेस है और उनके सब पेजेस है, अगर वहां पर एफएक्यूज में आंसर करते हैं उस सर्विस से रिलेटेड, अगर वो मेकअप से मुताल्लिक है तो हम मेकअप सपोज मेन कैटेगरी पेज पे डाल देते हैं, और वो हेयर ट्रीटमेंट्स वाली बात है तो हेयर ट्रीटमेंट्स वाले पेज पे डाल देते हैं, तो वहां से फिर वो हमारे वो पेजेस वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा और अथॉरिटी बनना शुरू हो जाएगी। ये ज्यादा बेहतर नहीं है? उसकी वजह ये है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो आपका एक पेज, उस पर कितने कीवर्ड टारगेट है, एक ही कीवर्ड टारगेट है ना। जी जी, तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल। ही पेज है, तो वो एक ही सोर्स कहलाएगी ना, ओके है ना। ओके ओके ओके। हमें तो एक ही सवाल के सब क्वेश्चंस के डिफरेंट पेजेस बना के उनको सोर्सेज बनाना है। तो सोर्स इज इक्वल टू वन पेज, सोर्सेज इज इक्वल टू मल्टीपल पेजेस। राइट राइट राइट, मैं समझ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जरूरी है कि हम ask.com से ही जाके वो लें, वो क्वेश्चंस हम गूगल से भी, अगर जो जो डिफरेंट क्वेरीज हो रही हैं वो भी लेके हम कंपाइल कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं? ऑल्सो आस्क डॉट कॉम बेसिकली ना गूगल ही के क्वेश्चन को एक जगह पर रखता है। ओके, सही। अच्छा ठीक। राजा हसन, अच्छा ये विकल्प जो आपने भाई वेबसाइट इसमें राजा हसन ये जो आपने वेबसाइट दी ना आरएसएस में, ये नहीं है कि कॉलोनियल स्टडी के लिए मनी पेज की डेफिनेशन क्लियर कर दी। देखा, मनी पेज वो होता है जिस पेज से आप पैसा बनाएंगे, वो आपका होम पेज हो सकता है, उस पर टूल है वो आपका होम पेज है। जिस पेज पे आप ट्रैफिक ला के सेल जनरेट करना चाहते हो वो आपका मनी पेज होता है। तो सारे अक्सर अगर हर क्वेश्चन का 150 वर्ड वाला पेज बनाओ तो क्या ऐसे लो वर्ड काउंट का इशू नहीं होगा, लो वैल्यू का। देखिए ये मैंने आपको भी इतनी जो पूरी कहानी सुनाई है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया कि आप पहला पेज बनाने के बाद दूसरा पेज बनाएंगे ही नहीं ना तब तक जब तक कि आप उसके ऊपर आप क्लिक जोन में नहीं आ रहे थे। जब आप क्लिक जोन में आ रहे तो गूगल आपको छोटी समझ रहा है ना। और आप स्केल नहीं कर रहे कंटेंट, लो वैल्यू कंटेंट को आप ये ना समझे कि लो वर्ड्स, कम वर्ड्स। लो वैल्यू कंटेंट वो होता है कि टॉपिक का जवाब ही नहीं दिया सही से। जब एक टॉपिक है उसका सीधा सीधा आपने 150 वर्ड का जवाब दे दिया, बंदा फारिग, वो अपने घर चला गया। गूगल इस चीज को लाइक करता है। लो वैल्यू कंटेंट को आप लो वर्ड्स कंटेंट से मिक्स ना करें। विजुअल ब्रांड फ्लो, ब्लॉगिंग में मनी पेज कौन सा होता है इसका जवाब दे दिया। जिस पर ज्यादा ट्रैफिक हो, बिल्कुल जिस पेज से आप पैसा कमाना चाहते हैं। समझ से दूसरा मेरी ऐसी डोमेन है सर्विस रिलेटेड, एक साल उस पर 2000 स्टेबल ट्रैफिक थी, एक साल बाद गूगल अपडेट आई, उसमें ट्रैफिक इंक्रीज हुई, बट मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया। ट्रैफिक नहीं है उस डोमेन में, मैंने 1 से 2 माह की काम किया स्टार्ट में, अब दोबारा काम स्टार्ट करने को कैसे करें उसको तो आप सबसे पहले एनालाइज कर लें कि वो रिसेंट किसी अपडेट में हिट तो नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, ट्रैफिक सिर्फ कंटेंट ना डालने और इनएक्टिविटी की वजह से दिया, तो आप उसको ऊपर ये टेस्ट करें कंटेंट डाल के टॉपिकल मैप बना के कि ट्रैफिक वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। साइट कहीं सैंड बॉक्स में तो नहीं है, साइट कहीं हिट तो नहीं है, आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ कंटेंट डालेंगे, क्लिक्स आएंगे, इंप्रेशन बढ़े, तो इसका मतलब है आप इस पर काम कर सकते हैं। और गूगल के अंदर साइट कॉलम अपनी साइट लिखें, देखें आपके पेजेस इंडेक्स हैं या नहीं। अगर डी इंडेक्स में सब तो साइट हिट है, अगर इंडेक्स में आपके पुराने पेज भले रैंक नहीं है तो काम करें। पाएगा ऑडियंस सर, ये एफएक्यू की अलग कैटेगरी बनाएंगे? जी बिल्कुल, आर्टिकल्स हमारे मनी पेज हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, आपने जो ये मेंशन करने और वाली बात की थी, उसको मेंशन करने वाली कौन सी बात की थी याद नहीं मुझे, वापस जरा बताएं। लोग मोहम्मद अली, लोकल एसईओ में ये स्ट्रेटजी यूज करना का सोचो, करें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस जीईओ की मैनिपुलेशन को ध्यान में रखना है। अपनी सर्विस, अपने ब्रांड को आपने बिल्कुल भी फेवर नहीं देना। एफएक्यू के अंदर एफएक्यू क्या होता है,
वो खुद बता रहे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपकी सर्विस से रिलेटेड कौन बंदा क्या सवाल कर रहा है, आप उसके जवाब दे रहे हो। आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक जो सवाल कर रहा है वो दे रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट की तारीफें ना करो। सर आपने जो एयर मेंशन करने वाली बात, एयर मेंशन करना जो ना, वो रेलिवेंसी हो जाती है साइटेशंस में आने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एआई होते हैं ना, वो जब किसी पेज को साइट करना चाहते हैं ना, तो वो सबसे पहले उसकी डेट, उसकी तारीख पैदाइश, इसको सबसे पहले देखता है। अगर वो उनको नहीं मिलती ना, तो उनको थोड़ी रेलिवेंसी कम लगती है। हाँ ना सर, सर ये स्ट्रेटेजी लोकल क्लाइंट्स के साइट्स होती है, उन पर पहले ही पेजेस कम होते मेजरली। मिडिल की साइट्स के सर्विस एंड लोकेशन पेजेस भी होते अलग से पहले 50। हाँ क्लिनिक बनाए बिल्कुल, लोकल एसईओ के लिए बना सकते हैं, बहुत अच्छी। मैं आपको बताऊं, सबसे बेनिफिशियल है सर्विस साइट्स, लोकल साइट्स, फीमेल साइट्स, या सब फीमेल पेज बना के सेल जनरेट करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। समन सिद्दीकी सर, आर्टिकल परप्लेक्सिटी से भी लिखवाना है। ये जो कॉलोनीज वाला है ना, इसको आप परप्लेक्सिटी से लिखवा लें, थोड़ा वो ह्यूमनाइज वर्ड्स का यूज करते हैं। और ये जो डैश, डबल डैश और ये सब होते हैं ना, ये अगर लाइन को हटा देना, मतलब आपने अपने उस क्वेश्चन के आंसर को ह्यूमनाइज करना है। छोटा सा तो होता है बेटा, थोड़ी देर लगा के करना है, और आपने एक ही तो पेज डालना है, जिंदगी का काम लगेगा। वो जो उसने एआई से लिख के दिया है ना, आप उसको रीराइट करना अपनी अपनी जबान में। मैंने क्या बोला, गूगल को ग्रामर वोकैबुलरी से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूट्यूब पे जब गूगल जाता है, तो वो क्या वीडियो खोल के देखता है, वीडियो को नहीं ओपन करता। वो वीडियो पे आए हुए लाइक्स, कमेंट, व्यूज से अथॉरिटी क्लेम करता है उस वीडियो की। वो वीडियो के अंदर जाके थोड़ी वीडियो बैठ के ओपन करके देख रहा था बहुत। मोहम्मद हसन सर, सर जी अगर हमने किसी टूल बेस्ड वेबसाइट का मॉड एपीके कवर किया हो, क्या उस वजह से भी वेबसाइट जो हो जाती है? अगर हमने किसी टूल बेस्ड वेबसाइट का मॉड एपीके कवर, टूल बेस्ड साइट का मॉड एपीके कौन सा होता है? हो जाती है वैसे मॉड एपीके, और प्राइवेसी से थोड़ा दूर रहता है तो अच्छी बात है। हो जाती है देर। उसामा फिर सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बेसिकली यही सवाल है, आपसे मेरी डिस्कशन होती रही है। बेसिकली जैसे कि आपने शुरू में ही बताया था कि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड कीवर्ड्स जो होते हैं, बेसिकली मैं ई कॉमर्स में इस काम कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि हम प्रोडक्ट्स हंटिंग करते हैं, तो इसमें जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं जो यूएस के अंदर या यूके के अंदर ऊपर टॉप लेवल के हैं, तो उनके जब हम कीवर्ड्स को देखते हैं तो वो अपने नाम के ऊपर रैंक कर रहे हैं। जैसे बुटेगा फला बैग इस नाम के ऊपर रैंक कर, तो वो भी हिट इस अपडेट में हिट हुए होंगे। बिल्कुल, वो भी हिट हुआ तो सर सर है। तो इस टाइप के कीवर्ड्स को मैं टारगेट करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो ये चीज हमें टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कि यार कोई बंदा बुटेगा लिखे, तो वहां पे मेरी सर्च के ऊपर मेरी भी बैग आ रहा हो, वहां पे मैं अपनी उस बैग की प्राइस, अगर वो 1500 $15,000 की बेच रहा है, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, 15,000 10,000, तो मैं उस बैग की प्राइस कम करके $1,800 $1,000 ऐसे करूं। मेरे सर्च के ऊपर पोजीशन तो आती थी, मगर वहां पे बाइंग नहीं होती थी। तो ये गलत है या सही, एक चीज पूछनी थी। देखें ये गलत है तब जब आपने डिस्क्लेमर नहीं दिया होगा। सही है, अगर आपने डिस्क्लेमर दिया हुआ है ना, फर्स्ट के तौर पे आपका ये प्रोडक्ट है जो फला फला ब्रांड का और है भी ओरिजिनल, तो आप वहाँ पे हर प्रोडक्ट की जो, जहाँ पे टाइटल होता है, ऐड टू कार्ट का बटन होता है, उसकी शॉर्ट डिटेल होती है और प्राइस होती है, वहाँ पे इन द एंड आप डिस्क्लेमर दें कि ये प्राइस सोलली कॉपीराइटेड है और फला फला जो है ब्रांड भी है, और उसका लिंक भी होना चाहिए उसमें। अगर आप ये देंगे ना, तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे डिफाइन ही नहीं कर रहे अपनी, आपने डिस्क्लेमर ही नहीं दिया, तो आप उस जुमरे में आ जाएंगे जहाँ पे आपकी वेबसाइट या तो हिट हो जाएगी या तो डी रैंक हो जाएगी। सर यही क्वेश्चन था कि बेसिकली मतलब कि क्योंकि सेल तो आती नहीं है उस अगर मैं उसके अच्छे कीवर्ड्स को भी टारगेट कर लूं, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी बनी हुई है उसकी, शायद इस वजह से नहीं आती है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे न्यू साइट है जो माइक्रो नीश के ऊपर चल रही है, कॉम के ऊपर, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है।
और सर जैसे कि आपने भी बताया कि बेस्ट टॉप वाले कीवर्ड्स के ऊपर रेडिट कर रहा होता, तो जैसे कि एक मैं आपको टॉपिक में लिखने की कोशिश कर रहा था, तो इसके ऊपर लिखना है जैसे बेस्ट लेदर जैकेट टॉप कंपनीज इन यूएसए। तो इसके ऊपर अगर हम आर्टिकल लिखेंगे तो इसको इसके ऊपर भी हिट के चांसेस हो सकते हैं। हिट के चांसेस देखो तब होंगे कि जब आप किसी एक ब्रांड को या अपने ही ब्रांड को फेवर दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, मैं तो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं अपने आप को रखूंगा फर्स्ट पे, सेकंड पे मैं किसी और को रख लूंगा, थर्ड पे किसी और को रख लूंगा। तो ये इस चीज को नहीं टारगेट करना चाहिए बेसिकली, बेस्ट टॉप। नहीं, आप इससे अच्छा पता क्या करें कि जी आप अपने प्रोडक्ट का एक पेज बनाएं जो आपका मनी पेज है। सही है, जी आपने सिर्फ उस प्रोडक्ट जी के बारे में लिखा हुआ है। अब आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रेडिट वाले जो कीवर्ड है ना वो निकालें। सही हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे बैग्स, जैसे कि उसामा बैग्स, उसामा बैग्स एक प्रोडक्ट है आपका। सही है, या उसामा लेदर बैग ये आपका एक प्रोडक्ट है। ये आपने प्रोडक्ट पेज बनाया है जो आपका मनी पेज है। सही हो गया। अब क्या करें कि आप एक तरफ में जाए वहां लिखें उसामा लेदर बैग रेडिट, ये कीवर्ड सर्च करें और ये देखें कि ये रेडिट लगा के कितने लोग जो है किन किन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। उन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर आप FAQ वाले पेजेस बना दें। अब जब आपने पेजेस बनाए उसी स्ट्रेटजी से बनाना जिसमें मैंने बनाई, ये नहीं कि 10 कीवर्ड है FAQ के, वो 10 के 10 ही बना दिए एक साथ में। पहले एक बनाना, उस पर क्लिक आए, वो क्लिक जोन में गया पेज, फिर दूसरा बनाना, वो क्लिक जोन में गया। अब फर्दर आपने 10 पेजेस FAQ वाले बनाए और वो आपके क्लिक जोन में चले गए। अब उनकी एक अथॉरिटी क्लेम हो गई। अब उन पेजेस में आप इंटरलिंक दे दो अपनी उस प्रोडक्ट को, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। समझ रहे सर, जैसे कि रेडिट है, अब ये रेडिट मैं अपनी टाइटल के अंदर मैटर के टारगेट कर सकता हूँ, कोई इसमें इशू तो नहीं होगा? सिर्फ FAQ वाले पेजेस में जिसमें आपने शॉर्ट एफ अनाउंसमेंट। अच्छा सर, बेसिकली हमारी जो ई कॉम साइट है उसमें एफएक्यूज एक दो तरीके के होते हैं। एक एफएक्यूज ये होता है कि हम कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं कि यार ये रिटर्न पॉलिसी ये लोग ये होता है, और एक एफएक्यू आपने बताया, तो ये कैटेगरी में आएंगे बेसिकली। बिल्कुल, मेरे आप ब्लॉग बनाते हैं ना अपनी ई कॉमर्स साइट के साथ, जी 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 जी। वो ब्लॉग में बनाए जाते थे। उसका मेन साइट का ओके FAQ ओके। मेन साइट का बोल दिया है ना, वही रहना है। ओके ओके, मतलब कि ये अलग से रहेंगे, और ये इसको मेन्यू में शो करवाना है या फुटर के अंदर कहीं शो करवाना है, या बस कैटेगरी बना दी है, मतलब कि शो करवाने की जरूरत है इनको? हाँ, इसको हम मेन्यू में डाल दें या फुटर में डाल दें, कहीं से गूगल क्योंकि इसको मेन्यू के देख। अंदर तो मैंने वो वाले एफएक्यूज डाले में जो कंपनी मतलब के जो कस्टमर ज्यादा पूछते हैं वो वाले डाले में, तो ये वाले एफएक्यू के लिए मैं फुटर के लिए रख सकता हूँ या शो करवाना जरूरी नहीं है? आप उसको मेन्यू में आपने ब्लॉग का लिंक डाला है। जी जी, ब्लॉग गाइड का डाला हुआ है। हाँ, तो ब्लॉग का सब मेन्यू बना दो। ओके ओके, सही सही। थैंक यू सर। वेलकम। डीन मोहम्मद सर, मैंने जो कुछ क्वेरी सर्च करके चेक किए हैं जो आजकल शो हो रहे हैं, जैसे मेरे मेन आर्टिकल रैंक हो रहे हैं और उन आर्टिकल्स में मैंने वो क्वेरीज FAQ सेक्शन में ऐड की हुई है, तो क्या फिर भी उस FAQ को सेपरेटली पब्लिश करें? बिल्कुल। देखिए, वो FAQ पेजेस बनाने का असल मकसद दो है। एक, आपको अपनी मेन पेज को अथॉरिटी पास कर देना। सेकंड, क्यूरी फैन आउट के फार्मूले को अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर दें ताकि आप AI साइटेशंस के अंदर आओ। अभी आप रैंक हो गए ना, AI साइटेशंस में तो नहीं आ रहे। मोहम्मद हसन सर, अगर कोई वेबसाइट गूगल अपडेट में हिट हो जाए तो क्या APS को आप उसको रीडायरेक्ट भी किया जा सकता है फ्लैट डोमेन पर? नहीं भाई, ये अभी जो आई है ना अपडेट 26 जून वाली, उसके हिसाब से ये अब्यूज है, नहीं जा रहा। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन? सर कौन सी में जो क्वेश्चन टाइप की शो होती कीवर्ड्स के रिलेटेड उनको कवर कर सकते हैं FAQ में सेपरेटली? अगर वो FAQs हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसके मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये दिन मोहम्मद ने सवाल किया, जब आप ऐसे FAQ वाले पेजेस बनाएंगे ना, आपको एक बेनिफिट और होगा
इस पर आपने नजर रखना है। जब आपको अथॉरिटी मिल रही है ना, क्लिक्स ऑन ऑन पेजेस में क्लिक्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप देखोगे कि आपको आपको जो है ना, ऐसी क्यूरीज नजर आने लगेंगी जो सैमरस और एएसएस के पास अभी तक आई नहीं है, और गूगल ने वो आपको पहले से बता दी, जो कि रिलेटेड टर्म्स होगा। फिर आप उनको ऊपर जो है मनी पेजेस बना सकते हैं। आपको ना, आप पहले से ही प्रोजेक्ट कर लोगे कि फला कीवर्ड ट्रेंड में आने वाला है। चलिए भाई, वो 3 घंटे का सेशन है। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। उम्मीद है आप लोग को कोई बेनिफिट हुआ होगा। ऐसा इसमें कि इशू ये भी पेजेस कर रहे हैं। हेलो। एक मिलियन वेबसाइट गूगल अपडेट में हिट हुई थी, जो 26 जून को आई, बग यूएसपी में लास्ट 20 दिन। सर ये ना मैंने क्यूरी भेजी है आपको। अच्छा पूछो। सर इसमें इशू ये आ रहा है कि जो लास्ट 28 डेज है ना, उन पे जो मेरे पहले क्लिक्स और इम्प्रेशन थे ना, अपडेट आने से पहले, हम्म, तो वो अपडेट आने के बाद ना ड्रॉप होते जा रहे हैं लास्ट 28 डेज के इम्प्रेशन और क्लिक्स। लेकिन हम्म, जो लास्ट 24 आवर है ना, हम्म, उन पे कुछ ना विजिटर आ रहे हैं। लाइक कभी वो 700 आते हैं, कभी 800 आते हैं। वो स्टेबल नहीं हो रहे, फिर वो नीचे आ जाती है साइड, फिर वो हम्म। वापस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाती हैं। तब ये मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं एक्चुअल में करूँ क्या। मैंने आपका ना यूट्यूब पे लेक्चर देख के इंटर लिंकिंग और ये वो इम्प्रूव किया था, तो उससे ना साइट वापस आ गई थी मेरी, लेकिन ना वो स्टेबल नहीं हो रही। और हो गया कंपटीटर सारे अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरी साइड को हिट लगी है। अभी तो आपने जो चीज़ अपडेट की है ना, उससे अगर थोड़ी बहुत भी मूवमेंट आ रही है, तो इसका जी। मतलब गूगल जो है ना आपकी वेबसाइट को भी असिस्ट कर रहा है। सही है, उससे सही। थोड़ी असिस्टेंट मिलेगा तो हम्म। मेजर कोई भी चेंजेस ना करना। उसको ठीक है। हफ्ता, जो हफ्ता मैक्सिमम 28 डेज जो है ना, जी रखो। और ये सर, कॉलोनियल लेकिन जो 28 डेज में वो ड्रॉप हो रही है इम्प्रेशन क्लिक, तो वो टेंशन की बात नहीं है कि एक टाइम आएगा वो जीरो हो जाएगी। आप, जो मैंने ऊपर अभी आपको चेकलिस्ट का बताया ना, वो चेकलिस्ट दूंगा। आप जी। उस चेकलिस्ट को पूरा अप्लाई करना, और कहीं ना सही। कहीं भी अगर कोई मसला है, तो जी। आपकी वेबसाइट यकीनन उसकी कहीं ना कहीं किसी जुमरे में आ रही होगी, तो उस जी। चीज़ को फिक्स, वो मैं चेकलिस्ट दूंगा। मतलब टोटल जो कुछ भी एनालाइज हो हम्म। चुका है ना, उसके जी। बाद जो मेन पॉइंट्स है ना, वो जी। चेकलिस्ट है। उससे ज़्यादा या उससे कम और कुछ भी नहीं है। उनमें कहीं पे भी ठीक। आपकी वेबसाइट फेल कर रही है ना, जी आप उस सर। चीज़ को। ठीक है। अच्छा सर, इस पे अभी फिर मैं इमीडिएटली बैकलिंक्स वगैरह बनाता रहूँ, या किस तरीके से काम करूँ? जो मैंने आपको आज स्ट्रेटेजी बताई है ना, जी, वो अप्लाई कर दूँ? यार वाइट कोडिंग का लेक्चर करेंगे, वो थोड़ा ठीक सा है। जो मेरी वजह ठीक है, डिस्कस। शुक्रिया सर। वेलकम जज़ाकल्लाह। वेलकम। अल्लाह आपको फायदा अलीम। सर मेरे कॉम्पिटिटर्स कोई अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी टॉप पर हैं। लास्ट अपडेट 2011 इस तरह, तो क्या वजह है? तो वो पुराने होंगे ना, पुराने बैठे, उनके पास एक अथॉरिटी है। आप अपनी अथॉरिटी बनाए जैसे मैंने बताया। चलें चलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। सर आपको नीश से रिलेटेड ना कल मैसेज किया था, तो वो चेक कर लीजिएगा। जब भी फ्री हो ना तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे काम स्टार्ट कर दूँ ना। चलो सही है। ठीक, शुक्रिया। चलिए, अल्लाह हाफिज सबको।